Hello friends, welcome to my YouTube channel, and this channel's name is Online Polytechnic Class. My humble request to all my friends, subscribe my channels, comment and like, and don't forget the share of this video. Now today the subject is contracts and accounts and the topic is valuations. Now let's come to in topic, which is valuations. The first headline is valuations of building, and in valuations of building we have to learn the method and calculations of valuations. ठीक है, तो आज हम लोग बिल्डिंग का वैल्यूएशंस कैसे निकालते हैं और उसका क्या मेथड होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। वैल्यूएशंस ऑफ ए बिल्डिंग और प्रॉपर्टीज इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट मार्केटेबल कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है, valuations of a building depends on the sort of building, its structure, durability, location, size, shape, the width of road, frontage, type and quality of a building material used and the cost of these materials. Now in second paragraph, the valuations of a building also depends on the height of the plinth, okay, height of the buildings, okay, thickness of its walls, okay, nature of structure such as what, as a load bearing or a frame structure, good, and type of a flooring, roofing, doors and windows etc. Now according to the definitions, ठीक है, हम जो प्रॉपर्टी का या फिर किसी बिल्डिंग का वैल्यू, ठीक है, निकालते हैं तो वो किस मेथड से निकालते हैं। तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि प्रेजेंट मार्केटेबल कॉस्ट क्या है। ठीक है, अब ये प्रेजेंट मार्केटेबल कॉस्ट जो है वो डिपेंड करता है कि आपका जो बिल्डिंग है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका ड्यूरेबिलिटी क्या है, किस लोकेशंस में है, वो कितने साइज का है, उसका लेंथ या ब्रेड्थ, ठीक है, उसका शेप क्या है, ठीक है, उसकी जो भी बिल्डिंग है आपका, उस बिल्डिंग के सामने का जो सड़क है वो सड़क की चौड़ाई क्या है, ठीक है, फ्रंटेज एरिया का क्या उसका वैल्यू है, ठीक है, किस टाइप का बिल्डिंग है, क्वांटिटी ऑफ बिल्डिंग का जो मटेरियल है वो किस तरह का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को हम लोग देख के ही किसी भी बिल्डिंग का वैल्यू निकालते हैं और उसका कॉस्ट बताते हैं। आगे ये कहता है कि वैल्यूएशंस ऑफ ए बिल्डिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट, हाइट ऑफ प्लिंथ। ठीक है, अब ये भी चीज़ डिपेंड करता है कि आपका जो भी बिल्डिंग बना है उसका जो हाइट ऑफ प्लिंथ क्या है। ठीक है, और क्या, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो हाइट है उस पर भी डिपेंड करता है। आपका जो बिल्डिंग का जो वॉल यूज हुआ है उस वॉल का थिकनेस क्या है, उसकी मोटाई क्या है। ठीक है, नेचर ऑफ स्ट्रक्चर्स कैसा है। ठीक है, यानी कि दो तरह का नेचर ऑफ स्ट्रक्चर्स देखे जा सकते हैं। क्या, तो पहला लोड बेयरिंग, दूसरा फ्रेम स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्रेम स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग पिलर और कॉलम, मतलब जो बीम जिसको बोलते हैं, बीम और कॉलम का जो यूज होता है। ठीक है, लोड बेयरिंग यानी कि उसमें कॉलम होगा ही नहीं। ठीक है, तो उस तरह का बिल्डिंग को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किस पे, तो नेचर ऑफ स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो टाइप ऑफ फ्लोरिंग भी देखते हैं, रूफ भी देखते हैं, उसमें डोर और विंडो का क्या क्वालिटी मटेरियल किस तरह का यूज हुआ है, उसमें किस तरह का लकड़ी का यूज हुआ है। ठीक है, ये सारे चीज़ को देखने के बाद ही हम क्या करते हैं, किसी भी बिल्डिंग या प्रॉपर्टी का क्या करते हैं, वैल्यूएशंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि आपका जो लैंड होता है, ठीक है, उसका जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है उसके लोकेशंस को भी लेकर के। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं, लोकेशंस ऑफ ए बिल्डिंग आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है, हम जो बताया भी कि आपका जो बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो क्या करता है, उसके लोकेशंस के अनुसार भी है ना, उसका वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए बिल्डिंग लोकेटेड इन ए मार्केट एरिया, ठीक है, वुड हैव ए स्ट्रॉन्गर एंड हायर वैल्यूएशंस देन द सेम बिल्डिंग लोकेटेड इन द रेसिडेंशियल एरिया। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि मान के चलिए कि एक एग्जांपल लेके अगर कोई बिल्डिंग है, ठीक है, उसका जो लोकेलिटी है वो क्या है, मार्केट एरिया में है, तो ऑब्वियसली है क्या कि उसका जो है ना वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, हायर और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ठीक है ना, also the building located in area with proper municipal water supply, sewer एंड इलेक्ट्रिसिटी हैव इंक्रीज्ड वैल्यू। ठीक है, अब देखिए दो तरह का एरिया होता है, एक एरिया होता है आपका जो कि शहरी क्षेत्र में आता है और एक एरिया होता है जो आपका ग्रामीण क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली जानेंगे कि है ना, हम अगर शहरी क्षेत्र में किसी भी प्लॉट को बेच रहे हैं तो वह प्लॉट क्या है, उस जगह का वैल्यू इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि वहाँ पे जो आपका शहरी क्षेत्र का जो सुविधा है, ठीक है, वो ग्रामीण क्षेत्र के सुविधा से कहीं बेहतर होता है। ठीक है, वहाँ पर आपको वाटर सप्लाई, सीवर और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएं मिलती है, जिसके चलते क्या होता है, उस लैंड का वैल्यू और इंक्रीज कर जाता है। ठीक है,
ए बिल्डिंग लोकेटेड ऑन ए फ्री होल्ड लैंड जनरेटेड ए हायर वैल्यूएशंस अमाउंट कंपेयर टू द बिल्डिंग लोकेटेड ऑन द लीज होल्ड लैंड, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए बिल्डिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर परचेजेज विच वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। मोर डिपेंड्स मेक द बिल्डिंग मोर वैल्यूएबल, ठीक है। तो आपको इसमें बता रहा है क्या कि आपका जो वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग है वो क्या करता है, वो ऑल्सो डिपेंड फॉर परचेजेज वेरीज टाइम फॉर टाइम, मतलब आप है ना जैसे कि समय समय पे आप है ना खरीद रहे बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसका डिमांड बढ़ते ही चले जाता है उस एरिया में जहाँ पे आपका शहरी क्षेत्र होता है, ठीक है। आगे अब हम लोग देखेंगे ए बिल्डिंग में प्रोवाइड इनकम टू द ऑनर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, ठीक है। दस द वैल्यूएशंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इनकम द बिल्डिंग कैन जनरेट इफ लेट आउट, ठीक है। इफ ए बिल्डिंग इज नॉट लेट आउट देन 6% ऑफ ए कैपिटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज कंसिडर्ड एज द एनुअल रेंट, ठीक है। इट वेरीज इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड लोकेशंस डिपेंड्स ऑन द प्रिविलेंट मार्केट रेट। तो जो बिल्डिंग का खरीद और बिक्री है, ठीक है, वह क्या करता है, एक तरह से आपको एक इनकम प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो किस तरह से इनकम प्रोवाइड करता है, तो देखते हैं आपके शहरी क्षेत्र में लोग बिल्डिंग या घर बना देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, रेंट लगाते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उसमें है ना इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है ना। अब जिस बिल्डिंग में इंक्रीमेंट नहीं होता है तो उसमें मान लिया जाता है कि है ना उसमें एनुअल चार्ज लगा दिया जाता है, ठीक है। 6% जो है कैपिटल अमाउंट उसमें इंक्रीज करके उससे वसूला जाता है, ठीक है। तो क्या है ये, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, ये समय समय पर वेरीज करता है एंड लोकेशंस एंड डिपेंड्स ऑन से प्रिविलेंट द मार्केट रेट, ठीक है। जो मार्केट रेट है उस हिसाब से भी वहाँ का रेंट है ना लगना शुरू हो जाता है। आप लोग तो रेंट पे रहे होंगे तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होता ही होगा कि कोई भी जो आपको रेंट देता है, ठीक है, अपने घर को, तो वो क्या करता है, टाइम टू टाइम उसमें है ना एक इंक्रीमेंट करता है जो आपसे चार्जेस वसूलते हैं। तो ये आपका था वैल्यूएशंस ऑफ बिल्डिंग। अब इसी टॉपिक में अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या है, कैलकुलेशंस ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ ए बिल्डिंग और प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कैलकुलेशंस ऑफ ए वैल्यूएशंस ऑफ ए बिल्डिंग, यानी किसी भी बिल्डिंग का जो वैल्यूएशन है उसका कैलकुलेशंस हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। The definition is here what age of a property affects the valuations of the building, ठीक है। So the age of property should be known from the record or by inquiries or from visual inspections and the future's life of the building should be ascertained अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस। तो हम लोग बिल्डिंग के जो वैल्यूएशंस करेंगे उसके एज पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जितना पुराना होते जाएगा वो वैल्यू उसका बढ़ते ही चला जाएगा, ठीक है। और वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे, ठीक है, उसके रिकॉर्ड को देखते हुए, ठीक है, या फिर उसका इंक्वायरी करते हैं हम लोग, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, विजुअल इंस्पेक्शंस, यानी कि ऑन द साइट पर जा करके हम बिल्डिंग को देख करके बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। और ऑब्वियसली हम पिछले डेफिनेशंस में भी आपको बताए थे कि आपका जो बिल्डिंग का जो वैल्यू है, ठीक है, कहीं ना कहीं डिपेंड करता है उसके लोकेलिटी पे भी, ठीक है। तो लोकेलिटी से हम ये चीज़ है ना एज्यूम या फिर है ना मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि इसका फ्यूचर लाइफ में क्या डिमांड होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, किसी भी बिल्डिंग या प्रॉपर्टी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। आगे क्या है देखते हैं, द वैल्यू ऑफ द, ठीक है, सॉरी, द वैल्यूएशंस ऑफ द बिल्डिंग इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द प्रेजेंट डे कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो जो वैल्यूएशंस हम किसी भी बिल्डिंग का जो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो प्रेजेंट डे को भी देखते हुए हम लोग करते हैं, ठीक है, कि किसी भी बिल्डिंग का क्या अभी रेट है। तो ये प्रेजेंट डे कॉस्ट जो होता है कहीं ना कहीं जो आपका लोकेलिटी है, ठीक है, उस लोकेलिटी पे भी डिपेंड करता है कि अभी आसपास में क्या वैल्यू चल रहा है। और ये वैल्यू जो भी डिसाइड करते हैं, ठीक है, उसके फैसिलिटीज़ को देखते हुए, ठीक है। अब मान के चलिएगा कि आपका शहरी क्षेत्र में अगर कोई प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियसली है कि उसको कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगा, ठीक है ना। फैसिलिटीज़ किस संबंध में, तो भाई आपको पानी, बिजली, ठीक है, मार्केट एरिया, ठीक है, हॉस्पिटलिटी, स्कूल, बैंकिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो है अगर आपके लोकेलिटी में है ना किसी नज़दीक, आपके प्रॉपर्टी से नज़दीक है, तो ऑब्वियसली है क्या कि इसका वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ा हुआ मिलेगा ही, ठीक है, पर डे। तो ये जो है आपका पर डे हिसाब से कॉस्ट ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। अच्छा एक बात और,
द प्रेजेंट डे कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। इसको हम लोग दो तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आगे हम लोग बता रहे हैं ये स्लाइड में पहला जो आपका मेथड है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड, ठीक है। तो कॉस्ट फ्रॉम रिकॉर्ड से जो हम लोग वैल्यूएशंस के बारे में पता करेंगे तो उसका क्या है, देखिए, द कॉस्ट ऑफ ए कंस्ट्रक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द एस्टिमेशंस, ठीक है, द बिल ऑफ क्वांटिटी एंड द यूजिंग द प्रेजेंट डे रेट ऑफ ए बिल्डिंग मटेरियल एंड लेबर, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, वो हम डिटरमाइंड कैसे करेंगे, तो उसका एस्टिमेट देखेंगे, ठीक है, उसका एस्टिमेट देखेंगे, उसका जो क्वांटिटी है उसका बिल देखेंगे हम लोग, ठीक है, और प्रेजेंट डे रेट, ठीक है, आज का जो क्या रेट चल रहा है, ठीक है, आज का क्या प्राइसेस है बिल्डिंग का मटेरियल, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल एज ए व्हाट, आपका ब्रिक्स हो गया, आपका सैंड हो गया, एग्रीगेट्स हो गया, ठीक है, आयरन स्टील जो यूज़ करते हैं वो हो गया, ठीक है, और इसमें क्या है, लेबर कॉस्ट, ठीक है। लेबर कॉस्ट के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट डे में क्या अभी रेट चल रहा है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सबको कैलकुलेट करके फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फाइंड करने के बाद हमको क्या पता चलता है, तो इफ़ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इज नोन, ठीक है, तो हमको एक्चुअल कंस्ट्रक्शन जैसे ही पता चलता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, इट कैन बी मैनिपुलेट बाय द यूजिंग द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, उसमें हम लोग है ना एनालिसिस करते हैं, उसके बाद उसी में रेट का क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं टू द प्रेजेंट डे रेट ऑफ ए मटेरियल एंड लेबर्स, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से हम लोग उसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, कॉस्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड, ठीक है। दूसरा क्या है आपका कॉस्ट बाय डिटेल्ड मेजर, ठीक है। इस मेथड से भी हम लोग देखिए इस तरह से भी हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशंस करते हैं। तो इसमें क्या है भाई, तो ये कब अप्लाई करेंगे, जब इफ़ द ओल्ड रिकॉर्ड इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है, आपके पास पुराना रिकॉर्ड है ही नहीं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, देन द कॉस्ट ऑफ ए कंस्ट्रक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिटेल्ड मेजर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सबको डिटेलिंग करते हैं, ठीक है, कि आपका ये वॉल वर्क कितना हो गया है, ठीक है, आपका सीलिंग कितना कास्ट हुआ है, ठीक है, ये सारा चीज़ डिटेल्ड करते हैं एक तरह से, ठीक है, ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एंड प्रिपेयरिंग द बिल ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, उसके बाद हम लोग बिल का जो बिल है, क्वांटिटी है, उसका बिल तैयार करते हैं, ठीक है, ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क, ठीक है, मतलब कि हम देख लेते हैं कि कहाँ क्या क्या कैसे कैसे काम हुआ है, उसको हम लोग डिटेल्ड करते हैं, उसके बाद उसका क्वांटिटी निकाल के उसका बिल बनाते हैं, ठीक है। द प्रेजेंट रेट ऑफ ए मटेरियल एंड लेबर आर यूज्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट रेट क्या है, ठीक है, अभी का क्या रेट है, क्या रेट से आपका मटेरियल सब मिल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कैलकुलेट करके हम लोग क्या करते हैं, उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, कॉस्ट बाय डिटेल्ड मेजर, ठीक है, इस हिसाब से। अब आगे देखिए क्या है, कॉस्ट बाय प्लिंथ एरिया मैथड, ठीक है, जो तीसरा नंबर है। तो हम लोग इसमें देखते हैं, प्लिंथ एरिया मैथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग इज सिंपलर देन द डिटेल्ड मेजर्ड मैथड, ठीक है, विच इज लेबरियस एंड लेंदी, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि प्लिंथ एरिया मैथड जो है वो कैलकुलेट जो करते हैं, ठीक है ना, वो जो कॉस्ट मतलब कैलकुलेट करते हैं बिल्डिंग में, वो सिंपलर है किसके तुलना में, डिटेल्ड मेजर मैथड से, ठीक है। वो क्या है, ज़्यादा मेहनती भी है और बहुत लेंदी भी है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये जो मेथड है, ठीक है, इन दिस मेथड, ठीक है, द प्लिंथ एरिया ऑफ ए बिल्डिंग इज मेजर्ड, ठीक है, प्लिंथ एरिया जो है वो बिल्डिंग का, उसको हम लोग मेजर्ड करते हैं, ठीक है, एंड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कैलकुलेट भी कर लेते हैं। एंड प्लिंथ एरिया रेट ऑफ ए सिमिलर बिल्डिंग, ठीक है ना, जो बिल्डिंग है उसी बिल्डिंग का जो प्लिंथ एरिया रेट जो है, ठीक है, इन द लोकेलिटी, उसी लोकेलिटी में पाया जाता है, इज ऑब्टेन, ठीक है, बाय द इंक्वायरी, मतलब इंक्वायरी करके, एंड द कॉस्ट इज कैलकुलेटेड, ठीक है। तो कॉस्ट क्या करते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट बाय प्लिंथ एरिया मेथड, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, द प्लिंथ एरिया मेथड मे नॉट बी एक्यूरेट, जरूरी नहीं है कि ये प्लिंथ एरिया से जो हम लोग निकालेंगे, इस मेथड से जो कॉस्ट निकालेंगे, हाँ, ठीक है, वो क्या हो, एक्यूरेट हो, ठीक है। इफ़ द बिल्डिंग इज़ नॉट, ठीक है, नॉट थ्रूली एग्जामिन्ड, मतलब कि अगर पूरी तरीके से एग्जामिन्ड नहीं किया गया, ठीक है ना, बिल्डिंग को, तो क्या होगा, एंड कंपेयर्ड विद द रेफरेंस बिल्डिंग ऑफ द लोकेलिटी, ठीक है, अगर वहाँ पर जो भी बिल्डिंग है उसका रेफरेंस लेकर के, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट आपका वैल्यू उसका होगा, ठीक है ना, ये एक रफली हो गया मान के चलिए, ठीक है ना। टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, ठीक है, इस प्रॉब्लम को जो फिक्स है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग सच एज फाउंडेशंस, स्ट्रक्चर्स, फ्लोर, रूफ, डोर, विंडोज, फिनिशिंग, etc, ठीक है, शुड बी
शुड बी थ्रूली एग्जामिन्ड, ठीक है। इसको मतलब समझिए क्या कि इसका स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है, फाउंडेशंस को देखना पड़ता है, फ्लोर, रूफ, डोर, विंडो, फिनिशिंग क्या है, ये सारे चीज़ को हम लोग को एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। तो इतना में तो भाई ऑब्वियसली है कि कौन मतलब दूसरे बिल्डिंग के प्लिंथ एरिया से मतलब मैच कराएगा, ठीक है ना। तो क्या है ये एक्यूरेट, इसमें आप डिटेल्ड निकाल के आप फाइनलाइज नहीं कर सकते कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इसमें आगे क्या दिया हुआ है देखिए, इफ़ द प्लिंथ एरिया मेथड इज जुडिशली, ठीक है, यूज्ड, ठीक है। जुडिशली यूज मतलब कि गवर्नमेंट के अंडर में अगर इसका प्लिंथ एरिया जो आपका है वो अगर जुडिशली है, मतलब कि इसका मान्यता है, ठीक है, देन द कॉस्ट कैलकुलेशंस विल बी, ठीक है, प्रीसियस, महंगा होगा, ठीक है, एंड सफिशिएंट टू सूट प्रैक्टिकल प्रपोज, ठीक है ना। और यह मतलब प्रॉपर वे में यूज़ के लिए मतलब कि ये मतलब आप उस एरिया में इसका वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, कॉस्ट बाय प्लिंथ एरिया मेथड। आगे हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशंस ऑफ डिप्रिसिएशंस, ठीक है। पहले हम लोग डिप्रिसिएशंस का मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। डिप्रिसिएशंस का मतलब होता है भाव, ठीक है, क्या भाव है, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी का, बिल्डिंग का। तो डिप्रिसिएशंस इज अलाउड टू द करेंट कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग टू कैलकुलेट द वैल्यूएशंस ऑफ द बिल्डिंग और द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो हम आपको बताएं डिप्रिसिएशंस का मतलब क्या हो गया, तो भाव पता करना, ठीक है ना। तो ये अलाउड कब होगा, तो जो करंट कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग है, ठीक है, करंट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जो हम पता करेंगे, ठीक है, वो किस पर करेंगे, तो कैलकुलेट द वैल्यूएशंस ऑफ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। हम जब उसका कैलकुलेट कर लेंगे पूरा, उसका क्या वैल्यू है, ठीक है, क्या प्राइस है, उसमें क्या इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है ना, तो उसके अनुसार हम लोग डिप्रिसिएशंस करते हैं, ठीक है। डिप्रिसिएशंस डिपेंड्स ऑन द यूज़ ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। देखिए डिप्रिसिएशंस किस पर डिपेंड करता है, तो यूज़ ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग किस तरह का यूजेज है, ठीक है, उसका यूज़ क्या है, ठीक है। एज ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है, यानी कि वो कितना पुराना है, एंड टाइप ऑफ ए मेंटेनेंस ETC, ठीक है, उसका क्या मेंटेनेंस है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप जो आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो मटेरियल आप उसमें पहले जो बनाने में यूज किए वो मतलब किफ़ायती नहीं है, मतलब क्वालिटी उसका ठीक नहीं है, जिसके वजह से बार बार हमको मेंटेनेंस के लिए उसको ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है क्या, तो डिप्रिसिएशंस के लिए, ठीक है ना। जनरली फॉर द फर्स्ट 5 to 10 डेज, ठीक है, मतलब फर्स्ट 5 to 10 डेज में देयर इज़ ए वेरी लिटिल डिप्रिसिएशंस ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है, और द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब देखिए 5 से 10 साल तक, ठीक है, जो डिप्रिसिएशंस वैल्यू है वो क्या होगा, वो बहुत कम होता है, ठीक है ना। द डिप्रिसिएशंस इंक्रीज विद द एज ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है, जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाएगा बिल्डिंग का, उसमें क्या होगा, लागत खर्च सब बढ़ते ही चला जाता है। तो हम लोग वो सब चीज़ को भी देख करके वैल्यू लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिप्रिसिएशंस, ठीक है। अब हम लोग एक डाटा रिकॉर्ड देख लेते हैं, ठीक है। कंसिडर्ड ए बिल्डिंग विथ ए लाइफ ऑफ 80 ईयर्स इफ वेल मेंटेनेंस द फॉलोइंग टेबल सो द डिप्रिसिएशंस विद द एज ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो देखिए इसमें 3 कॉलम बनाए गए हैं, ठीक है। पहला में क्या है, एज ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है। दूसरा में है डिप्रिसिएशंस पर ईयर, ठीक है, एंड टोटल डिप्रिसिएशंस, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसमें डिप्रिसिएशंस को इस तरह से निकालते हैं कि 0 to 5 ईयर जो है, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का डिप्रिसिएशंस ईयर नहीं है, ठीक है, और टोटल डिप्रिसिएशंस नील है, ठीक है। 5 to 10 ईयर में, ठीक है, 0.5% डिप्रिसिएशंस है, ठीक है, यानी कि इसमें लागत लगेगा मतलब मेंटेनेंस करने में, ठीक है ना। उसके बाद टोटल डिप्रिसिएशंस कितना हो जाएगा, 2.5%। तो उसी तरह से 10 to 20 ईयर में फिर लगता है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है 0.75%, ठीक है, जो टोटल कॉस्ट है मतलब, ठीक है ना। उसमें जो डिप्रिसिएशंस आएंगे, ठीक है, जो लागत होगा मेंटेनेंस के लिए, उसमें कितना हो जाएगा, तो 0.75 हो जाएगा, ठीक है। और पूरी लागत टोटल डिप्रिसिएशंस क्या हो जाएगा तब, तो इसका 7.5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए 20 to 40 ईयर में आपका 1% डिप्रिसिएशंस पर ईयर होने लगता है, ठीक है ना। 20 साल से 40 साल के बीच में आपका जितना भी है ना कॉस्ट है, हाँ, उसका 1% आपको डिप्रिसिएशंस पर ईयर के हिसाब से इसमें लगाना होगा, ठीक है। और उसी हिसाब से क्या हो जाएगा टोटल डिप्रिसिएशन, तो ये 20% में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका देखिए इसमें 1% का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका 20 साल के बाद 21 साल में 1%, ठीक है, उसके बाद फिर है ना 2%, 3%, ठीक है, इस तरह से टोटल डिप्रिसिएशन 20% तक जा सकता है। उसी तरह से 40 से 80 साल में 1.5 हो जाएगा, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा 60% हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल जो आपका है वो 90% तक डिप्रिसिएशन हो जाता है, ठीक है। और आफ्टर 80 ईयर, ठीक है, वो बिल्डिंग फिर रहने लायक नहीं रहता है, ठीक है, उसको डिसमेंटल कर देना चाहिए, ठीक है। कुछ दिन तक और ले जा सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें लिखा हुआ है द फाइनल 10% ऑफ स्क्रैप वैल्यू ऑन द डिसमेंटलिंग एट द एंड ऑफ द
यूटिलिटी पीरियड। अब आगे हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, फॉलोइंग आर द डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज व्हाट, तो रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशंस। सेकंड इज डायरेक्ट कंपैरिजंस विद कैपिटल वैल्यू। थर्ड इज वैल्यूएशंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड फोर्थ वन इज वैल्यूएशंस बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड फिफ्थ इज डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशंस एंड सिक्स्थ वन इज डिप्रिसिएशंस मेथड ऑफ वैल्यूएशंस। ठीक है, वन बाय वन हम लोग इसका डेफिनेशंस को भी देख लेते हैं। फर्स्ट इज द रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशंस। ठीक है, इन दिस मेथड नेट इनकम from the building is calculated by the deducting all the outgoings from gross rent. ठीक है, years purchase years purchases YP. ठीक है, values is calculated by assuming a suitable rate of interest prevailing in the market. ठीक है, for example considered a rate of interest as 5%. ठीक है, the years purchases 100 by 5 is equal to what, 20 years. ठीक है, the net income multiplied by the year purchases gives the capitalized value or the valuations of the property. ठीक है, this method is used only when the rent is known or probable rent is determined by the inquiries. Second is direct comparisons with capital value. ठीक है, when the rental value is not known. ठीक है, this method is direct comparisons with the capital value of a similar property of locality is used. In this case the valuations of a property is fixed by direct comparisons with the valuations or capitalized value of similar property in the locality. तो फर्स्ट वन वाला जो था रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है, इसमें क्या है कि जो नेट इनकम होता है ना बिल्डिंग का, ठीक है, जो कैलकुलेट कर उसको डिटेक्ट कर देते हैं सारे आउट गोइंग, ठीक है, आउट गोइंग ग्रॉस रेंट से। ठीक है, और जो ईयर परचेज, जिस ईयर में हम लोग परचेज करते हैं, ठीक है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, एज्यूम करके, और उसमें क्या करते हैं, एक इंटरेस्ट, ठीक है, तय होता है जो करेंट आपका जो वैल्यू प्राइस होता है, ठीक है ना, मतलब पर डे के हिसाब से। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं प्रिवेलिंग इन मार्केट। ठीक है, जो उस समय करंट टाइम में जो मार्केट में चल रहा होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है ना, फॉर एग्जांपल कंसिडर द रेट ऑफ द इंटरेस्ट एज ए 5%। ठीक है, 5% मान के चलिए कि अभी मार्केट में चल रहा है। ठीक है, तो आपका जो ईयर ऑफ परचेज है, ठीक है, जैसे कि 20 साल हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना, 5% के हिसाब से, तो उसमें हम लोग जो नेट इनकम रहता है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड कर देते हैं। ठीक है, ईयर ऑफ परचेज जो जिस साल में हम लोग खरीदे होते हैं, ठीक है, तो जो रेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट इनकम। ठीक है, और जो 5 साल मतलब 20 साल के बाद, ठीक है, 20 साल के बाद उसमें जो 5% इंक्रीज करेंगे उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चल जाता है, तो इस मेथड से हमको मतलब वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है डायरेक्ट कंपैरिजंस विद कैपिटल वैल्यू, जो कि अभी हम डेफिनेशंस पढ़े। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसमें बस हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कैपिटल वैल्यू को, जैसे कि सेम प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो दूसरे प्रॉपर्टी के साथ हम लोग इसको उसी एरिया में देखते हैं कि इसका रेट अगर ये है तो इसका भी रेट ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी इज फिक्स्ड बाय द डायरेक्ट कंपेरिजन, ठीक है, विद द वैल्यूएशंस एंड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ ए सिमिलर प्रॉपर्टी इन द लोकेलिटी। ठीक है, जैसे कि आपके पास 2 तल्ला बिल्डिंग है, ठीक है, उसी तरह से अगर देख रहे हैं कि मेरे पास दो तल्ला ही बिल्डिंग है, यानी 2 स्टोरेज फ्लोर है, ठीक है ना, मतलब 2 स्टोरेज बिल्डिंग है, तो 2 स्टोरेज बिल्डिंग का जो वैल्यू बगल वाले का है तो मेरा भी वही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं और वैल्यूएशंस करते हैं। ठीक है, थर्ड वन अब हम लोग देखेंगे। तो थर्ड है आपका वैल्यूएशंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट। ठीक है, तीसरा नंबर है दिस मेथड ऑफ ए वैल्यूएशंस इज सूटेबल फॉर ए कमर्शियल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब कि आपका जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसके लिए ये मेथड अपना फिट बैठता है। ठीक है, जैसे कि आपका होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, शॉप्स हो गया, ऑफिस, मॉल, इन सिनेमाज, थिएटर, etc। ठीक है, तो ये सारे जो आपके प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, इस टाइप के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो आपका वैल्यू है क्या करेगा, ये तो आपको हमेशा मतलब प्रॉफिट ही ना देगा। ठीक है, आपका रेस्टोरेंट हो गया, शॉप हो गया, तो इससे आप कमा सकते हैं। ठीक है, फॉर विच द वैल्यूएशंस डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट। ठीक है ना, तो ये प्रॉफिट आपको दिलाता है। ठीक है, इन सच केसेस, ठीक है, इस तरह के केसेस में द नेट एनुअल इनकम जो होता है, ठीक है, इज यूज्ड, ठीक है, फ्रॉम द वैल्यूएशंस आफ्टर डिटेक्टिंग। ठीक है, तो इस तरह का जो आपका मतलब एनुअल इनकम जो आता है, ठीक है, यूज्ड क्या है, फ्रॉम द वैल्यूएशंस आफ्टर डिटेक्टिंग, इसको घटा देता है ऑल द आउट गोइंग। ठीक है, इसमें जो लागत लगाए जाते हैं एंड जो एक्सपेंसेस जो खर्च होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द ग्रॉस इनकम। ठीक है,
द वैल्यूएशन ऑफ ए बिल्डिंग और ए प्रॉपर्टी इज फाउंड बाय द मल्टीप्लाइंग द नेट इनकम बाय ईयर परचेजेस। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आप जिस साल में आप खरीदे हैं, ठीक है ना, तो इसका जो जिस साल में आप खरीदे हैं उस साल को, ठीक है, आपका मतलब कि उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेट क्या बोलते हैं, नेट इनकम। ठीक है, नेट इनकम बाय परचेजिंग, जो आप लागत लगा के पैसे लगा के खरीदे हैं जिस साल में, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग का जो वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, द वैल्यूएशंस इन दिस केसेस, ठीक है, इस तरह के केसेस में कैन बी टू हाई इन कंपेरिजन। ठीक है, इस तरह के केसेस में है ना बहुत ज़्यादा रेट ऊपर चला जाता है। ठीक है, कंपेरिजन विद द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब मान के चलाइए कि आपका है ना 5 लाख में कोई बिल्डिंग बना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली है कि भाई जब वो इनकम आपको दे रहा है तो ठीक है, जो आपका नेट इनकम मतलब जिस समय जो आप खरीदे हैं, ठीक है, उसका जो ग्रॉस है, ठीक है, ग्रॉस इनकम को इंटू कर देते हैं अगर आप नेट इनकम में, ठीक है, तो ऑब्वियसली कि उसका तो दाम काफ़ी बढ़ जाएगा ना। 5 लाख में आप बनाए हैं और उसको आप बेच रहे हैं 1 करोड़ में, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो प्रॉफिट आपको दे रहा है ना, तो इसलिए इसका वैल्यूएशंस मतलब कि प्रॉफिट बेस्ड पर लगाया जाता है। ठीक है, चौथा नंबर देखिए क्या है, वैल्यूएशंस बेस्ड ऑन कॉस्ट। ठीक है, इसमें कह रहा है क्या कि आपका जो वैल्यूएशंस होगा वो कॉस्ट के पर निर्धारित होगा। ठीक है, इन दिस केस, इस तरह के केस में द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, मतलब जो लागत से आप बिल्डिंग बनाए हैं, ठीक है, और द कॉस्ट, ठीक है, इनकर्ड incurred in the possessing the building is considered as the base to determine the valuations of the property. In this case, necessary depreciation is allowed and point of observations are considered. फिफ्थ वन देखेंगे डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशंस। ठीक है, डेवलपमेंट के आधार पर जो वैल्यू हम लगाएंगे, ठीक है, तो ये फिफ्थ नंबर है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्रॉपर्टीज विच आर अंडर द डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, जो बिल्डिंग आपका बन रहा होता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी तैयार हो रहा होता है, उसके आधार पर हम लोग इस मेथड को यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ़ ए लार्ज प्लेस ऑफ ए लैंड, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े जगहों पे इज टू बी डिवाइडेड इनटू प्लॉट after provisions for road and the other amenities, this method is used। ठीक है, इसमें कह रहा है क्या कि आपका बहुत बड़ा जगह है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, तो हम लोग उसमें रोड को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसमें प्रोविज़न जो होता है रोड का भी होता है, और अलग अलग एमिनिटीज़, ठीक है, जैसे कि आपका जिम हो गया, ठीक है, स्विमिंग पूल हो गया, ठीक है, इस तरह के चीज़ों को जो बनाने का काम होता है, तो दिस मेथड इज़ यूज। ठीक, द प्रोबेबल सेलिंग प्राइस ऑफ प्लॉट। ठीक है, द एरिया रिक्वायर्ड फॉर एमिनिटीज़ एंड अदर एक्सपेंडिचर्स फॉर डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड फॉर वैल्यूएशंस। ठीक है, तो हम जो बेचेंगे जिस लागत में, ठीक है ना, मतलब मान के चलेगा कि कोई प्लॉट है, ठीक है, उस प्लॉट को हम उसमें मतलब सारे एमिनिटीज़ का फैसिलिटीज़ को हम लोग प्रोवाइड कर दिए, ठीक है ना, जिसमें जिम हो गया, पार्किंग हो गया, रोड हो गया, ठीक है ना, मतलब कि जिस प्लॉट में है उस प्लॉट के लिए सिर्फ, ठीक है, वहाँ के लोगों के लिए। तो उस तरह के प्लॉट को जब हम सेल करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे डेवलपमेंट जो होता है उसको भी हम लोग चार्ज करते हैं। ठीक है, तो उसको भी कंसिडर करके उसका वैल्यू लगाते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट मेथड ऑफ ए वैल्यूएशंस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रॉपर्टीज और ए बिल्डिंग विच आर रिक्वायर्ड टू बी रिनोवेटेड बाय मेकिंग अल्टरेशंस, एडिशंस, इम्प्रूवमेंट etc। ठीक है, उसका देखते हैं द वैल्यूएशंस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एंटीसेप्टेड नेट इनकम जनरेटेड फ्रॉम द बिल्डिंग आफ्टर द रिनोवेशंस वर्क इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये होता है। उसका देखिए द नेट इनकम मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स परचेजेस गिव्स द वैल्यूएशंस ऑफ ए प्रॉपर्टीज। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विद द टोटल कॉस्ट ऑफ ए रिनोवेशंस शेल बी कंपेयर्ड विथ द एंटीसेप्टेड value of the property to decide if the renovations is justified। ठीक है, सिक्स्थ में है डिप्रिसिएशंस मेथड ऑफ वैल्यूएशंस। ठीक है, देखिए ये क्या है, बेस्ड ऑन द डिप्रिसिएशंस मेथड द वैल्यूएशंस ऑफ द बिल्डिंग इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। ठीक है, तो 4 पार्ट में ये बटा हुआ है। पहला क्या है, वॉल, रूफ, थर्ड है फ्लोर्स एंड डोर एंड विंडोज। ठीक है, तो ये 4 चीज़ों पे आधारित है। ठीक है, इसका डिप्रिसिएशंस वैल्यूएशंस हम निकालते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्रेजेंट रेट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन डिटेल्ड मेजर। ठीक है, इसको हम लोग जो निर्धारित करते हैं जो कॉस्ट है, ठीक है, उसका पूरा डिटेल्ड निकालने के बाद, ठीक है, द लाइफ ऑफ ईच पार्ट इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। ठीक है, इसमें कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, ये चारों जो ऊपर के दिए हुए चारों चीज़ें उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसका वैल्यू को। ठीक है,
इसमें हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी डिटेल्ड से हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। इसका डिटेल कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं सारे पार्ट्स का। तो ये कुछ मेथड्स है, फार्मूला है। फार्मूला क्या है, डी इक्वल टू पी, ठीक है, ब्रैकेट में आपका 100 माइनस आर डी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है जिसमें कि जो डी है वो क्या करता है, डिनोट करता है डिप्रिसिएटेड वैल्यू, ठीक है। और आर जो स्मॉल आर है वो रेट है, और जो स्मॉल डी है वो डिप्रिसिएशंस है, और एन जो है वो आपको डिनोट करता है एज ऑफ ए बिल्डिंग इन ईयर, ठीक है। देखिए ये आर डी जो है, ठीक है ना, ये आर डी वैल्यू जो है आर कंसिडर्ड एज पर द फॉलोइंग टेबल। इस तरह से इसको हम लोग मानते हैं। 100 ईयर में 1 हो गया, 75 ईयर में आपको 1.3 वैल्यू हो गया इसका, 50 ईयर जो है वो 2 हो गया, ठीक है। 25 ईयर में 4 वैल्यू हो गया इसका, और 20 ईयर में जो आपका है वो वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, द वैल्यूशंस कैलकुलेटेड इज एक्सक्लूसिव ऑफ द कॉस्ट ऑफ लैंड, ठीक है, एम्यूनिटीज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल एंड द सैनिटरी फिटिंग etc, ठीक है, and is used only for a building which are well maintained, ठीक है। if it is not well maintained then the suitable deductions are considered in the valuations calculable, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें मेंटेन नहीं रहेगा तो हम लोग उसमें पैसा को क्या करते हैं, डिडक्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं, ठीक है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लैंड, ठीक है, एम्यूनिटीज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल एंड द सैनिटरी फिटिंग शुड बी एडेड टू फाइंड द वैल्यूशंस ऑफ द प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर ये सही कंडीशन में हो गया तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं वैल्यू को, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो हो गया आपका जो आज का टॉपिक था वो टॉपिक था आपका वैल्यूएशंस पे, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं इस लेक्चर्स को, ठीक है। और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि अपने फ्रेंड को ये ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी कुछ जान सके और अपने एग्ज़ाम में या फिर अपना जो नॉलेज है वो इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।